चलिए, तो कहाँ पे थे हम? सॉरी, द थर्ड चैप्टर इन द बुक इज टूडेज डिस्कशन, विच इज माई थर्ड चैप्टर एज वेल. बट इन योर स्कूल इट माइट बी कि आप पहले डिमांड करें, फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेव करें, फिर इलास्टिसिटी करें. पर अगर आप थोड़ा नोटिस किए हो, डिमांड और इलास्टिसिटी रिलेटेड थे. दैट इज वाई आई फर्स्ट फिनिश्ड डिमांड and then I went to chapter number 4. So we did 2 first, finished 4. Now we come back to chapter number 3, which is consumer behavior, also known as theory of indifference curve analysis and law of diminishing marginal utility. पहले इस वर्ड को समझते हैं. What is the chapter's name? बुक के हिसाब से देखोगे तो लिखा है theory of consumer behavior. How does the consumer behave? दैट इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड. पहले तो क्लियर करते हैं. सानवी, मेरा ना एक मतलब मान लीजिए रूल तो नहीं, मतलब मेरा एक आदत है. पहले 1-2 क्लास में अमायरा, खुशबू, तनिष्क ये लोग आए थे, मैं नए बच्चों से पहले थोड़ा बात करने की कोशिश करता हूँ. तो आपसे थोड़ा बात करूँगा, आप शर्माना मत, है ना. आर यू अ शाय पर्सन? नो. परफेक्ट. सो मैम, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर? For a layman it is the same, it's a perfect answer, but in economics there is a slight difference. If your mom goes to a shop and buys Maggi for you, she is the customer, but who is actually consuming it is you. So we are looking at the person who consumes the goods and services. Consumption का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है. Right now you are consuming my services. God forbid आप मेरे को खा लें, नहीं, है ना. Consumption does not mean just eating. When you are sitting on a chair, you are consuming the chair right now. You are taking services, you are using goods and services. That is what is meant by consumption. So our focus here is not keep, buy and keep. We are looking at consumption. So how a consumer will behave with a lot of things when he buys and uses those things, that is Karish today's discussion. My first question, है ना Karish, why do you consume anything? Why do you take tuitions? आप ट्यूशन क्यों लेते हैं सर? कोई भी ट्यूशन, मेरा ट्यूशन, एक्स का ट्यूशन, वाई का ट्यूशन, अकाउंट्स ट्यूशन, मैथ ट्यूशन, इको ट्यूशन, 36 तो ट्यूशन है आपका जीवन में. अभी 4 तो ऐसे ही सब्जेक्ट हैं. दिन आपके पास 7 हैं, 8 दिन तो आप ट्यूशन ले रहे हो. 2 अकाउंट, 2 इको, 2 मैथ, 2 इंग्लिश, कुछ हिंदी भी ले रहे हैं शायद, है ना. लमार्टिनर से आप, लमार्टिनर का बच्चा लोग हिंदी लेता है, वो लोग अंग्रेज में मतलब थोड़ा सा हम देखें. लास्ट ईयर भी 2 स्कूल हम देखें, थोड़ा अंग्रेजी में ज़्यादा वो लोग का प्रॉब्लम है. वो लोग हिंदी ट्यूशन भी लेते हैं, एक ये और MHS. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये लोग को हिंदी ट्यूशन बहुत लगता है. एनीवे, बताइए ना करिश, आप क्यों लेते हैं सर ट्यूशन? अच्छा बात है सर, पर मार्क्स आने के लिए तो एग्ज़ाम देना पड़ता है. तो आप अभी क्यों आ रहे हो? थोड़ा इकोनॉमिक्स आंसर चाहिए यार, सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना. अब ये जो सेटिस्फैक्शन वर्ड है वो बहुत ही लेमैन वर्ड है, एज सानवी यूज दिस. इन इकोनॉमिक्स वी डोंट से सेटिस्फैक्शन, वी कॉल इट यूटिलिटी. यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, है ना. हिंदी में आप मजा बोल लो, हिंदी में आप मतलब इंग्लिश में आप लेमन में सेटिस्फैक्शन बोल लो. एट द एंड ऑफ द डे एवरी सिंगल reason for consumption is utility. It could be the worst product in the world. It could be tobacco, Ganesh, alcohol, drugs, yet people derive immense utility from it. Utility has no moral, legal connotation. Utility सब चीज़ से बड़ा है. It doesn't matter कि वो खराब प्रोडक्ट है, आपको मार रहा है, आपका खून हो जा रहा है. As long as it is satisfying you, it is giving you utility, we will be talking about that. So the want satisfying power of a commodity is utility. एक बार हम लोग थोड़ा रनिंग नोट्स लेते हैं सानवी, प्लीज राइट दिस डाउन. दैट यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द want satisfying power of a commodity. If you studied in class 11, which is a very big if because people don't, especially economics, आपके सेकेंड चैप्टर में यूटिलिटी का डेफिनेशन था. और कुछ सवाल कुछ इस प्रकार के भी थे, दैट व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूटिलिटी, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव,
यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, अभी पढ़ेंगे आप, हाँ, दैट्स वेरी बिग डिबेट राइट नाउ विल हैपन. सानवी, यूटिलिटी हैज नो मॉरल लीगल कॉनोटेशन. मतलब अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग देंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बुरा तो है उसके लिए, मुझे फोन छोड़ना होगा, डिफिकल्ट टॉपिक है. TTYL कर दो. द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. एक कमोडिटी को आप मतलब आपको सेटिस्फाई करने की क्या क्षमता है, दैट इज यूटिलिटी, है ना. हिंदी में बोलने जाएंगे आपको एक कमोडिटी से मजा कितना आता है ना. वॉट इज द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट व्हेन यू कंज्यूम समथिंग, दैट इज यूटिलिटी. अगेन, प्रोडक्ट यूजफुल है, जरूरी नहीं यूटिलिटी देता हो. कोई एक सॉलिड यूजफुल हमारा वेजिटेबल का नाम बताएं. करेला. यहाँ पे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको वो सब्जी सेटिस्फैक्शन देता होगा. हमको सख्त नफरत है. मतलब मेरे घर में इंस्ट्रक्शन है कि करेला नहीं बनेगा, पर यूजफुल है कि नहीं है, क्या यूटिलिटी दे रहा है मेरे को, नहीं, है ना. मान लीजिए कि आप गुटखा खाते हैं, आप नहीं खाते हैं, पर मान लीजिए आप गुटखा खाते हैं, क्या यूजफुल प्रोडक्ट है, डब्बा पे लिखा है यार इट विल कॉज कैंसर, लेकिन तो भी लोग उनसे सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं, है ना. सो दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट यूजफुलनेस को नहीं देखना है, कितनी काम की चीज है मैटर नहीं करती है. एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज वॉट यूटिलिटी इज ऑल अबाउट. नाउ यूटिलिटी इज द मोस्ट डिबेटेबल डिस्कशन इन इकोनॉमिक्स, एंड आई विल टेल यू व्हाई. देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स. इकोनॉमिक्स में आप नोटिस करिएगा, द बेस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज मे बी इन 100 years, आई डोंट नो, आई विल नॉट बी अलाइव, आई थिंक यू वोंट बी ऑल्सो. जितना एम्फेसिस रिलीजन को लेकर है ना, हमको लगता है 100-150 साल बाद इको में भी वैसा फेनेटिक्स होगा. जैसे मेरा प्रिडिक्शन है, मे बी फ्रॉम 100 to 100 डाउन द लाइन, पीपल विल बी फाइटिंग इन द सेम इंटेंसिटी फॉर मार्वल एंड DC. कि मेरा ये भगवान बड़ा है, मेरा सुपरमैन बड़ा है, वो बोलेगा नहीं मेरा आयरन मैन बड़ा है. रियलिटी में दोनों नहीं देखने गया कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. हम बस मान लिए पढ़कर कि टेक्स्ट में लिखा था. टेक्स्ट में तो कॉमिक्स में भी सोचो 200 साल बाद वो धरती से निकलेगा आर्कोलॉजिकल एविडेंस और बोलेगा देखो ये आदमी तो उड़ता था, सूट पहन के उड़ता था, तो लोग भगवान मानेंगे उसको. और वो उधर दूसरा वाला बोलेगा नहीं हमारे भगवान, हमारे रिलीजन का नाम DC है, हमारे यहाँ बैटमैन है. कुछ 100-150, मतलब देयर विल बी ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. दैट इज दी मतलब ओनली थिंग दैट आई बिलीव ह्यूमंस आर ओनली केपेबल ऑफ. नो अंडरस्टैंडिंग दैट मेरा बात जो है वो सही होकर भी तुमसे डिफर कर सकता है. ओपिनियन कैन बी डिफरेंट. सो यूटिलिटी के दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. वी हैव समथिंग नोन एज ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट and we have something known as modern economists. In reality, what have been they divided this into? Cardinal approach to utility and ordinal approach to utility. I'll tell you what this is. Cardinal approach to utility का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं. Utility will be measured in cardinal numbers. Now that is a lot of people को problem है उससे. Putting a numerical connotation, a number generally in respect to money, that is utility. अब इस पे डिबेट ये है कि ये संभव नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल मेरे को बताओ चिराग, आपको लगभग 1 महीना हो गया मेरे पास, हम लोग 10 तारीख को स्टार्ट किए थे. इफ यू रिमेंबर 10th March, वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग 1 month आफ्टर अ couple of days, मे बी 1 week, टू बी एग्जैक्ट 6 days. तो सर अगर मैं आपसे पूछूं आपको मजा आया क्या 1 महीना पढ़ के? भले मजा मतलब यूटिलिटी मिला, आपको कुछ फायदा हुआ इधर आकर. अगर मैं आपको बोलूं अटैच अ नंबर टू इट, कि आपको कितना रुपया का मजा आया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि कोई थर्मामीटर की तरह मुंह में डाल नहीं सकते. अच्छा आज ना 2200 रुपये का मजा आया. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिस्कशन. बट इफ वी हैड टू पुट अ नंबर, व्हाट वुड बी दैट नंबर सर? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, कि जितना पैसा दिया उतना मजा मिला. इसीलिए जानते हैं चिराग अगले महीने कंटिन्यू करेगा. मेरे को ना एक चीज़ बहुत ट्रबल करता था जब मैं अपने करियर का स्टार्ट किया था.
कि मेरे को कुछ बच्चे ना बीच में छोड़ देते थे, मतलब मान लो 4 महीना पढ़े, 5 महीना पढ़े, और जब छोड़ देते थे ना मैं टेंशन में आ जाता था कि यार क्या हुआ, मैं तो अच्छा ही पढ़ाता हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा था, क्या कर रहा था पे। तो मैं ना पूछता था, और आप लोग भी जब छोड़ेंगे मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, पूछिएगा कोई भी अगर आपका फ्रेंड अगर छोड़ा होगा, मैं उससे रीज़न पूछता हूँ कि क्या दिक्कत था, टाइमिंग था, सिलेबस हो गया। एट एवरी डिस्कशन आई केम टू अ कंक्लूजन दैट बेसिकली द थिंग वॉज दैट जितना पैसा वो दे रहे थे मैं उतने का सर्विसेज उनको दे नहीं पा रहा था। I was not able to provide the satisfaction that they were ready to pay for. मतलब हो सकता है करेला 10 रुपए का आता हो, पर मेरे को इतना खराब लगा कि मेरे को 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन भी नहीं आया. So it's not that I am a bad teacher, what I understood, it's just that I don't give utility to someone who is paying 2200 or 1500 equivalent to the price that he is paying. So at the end of the day, we are attaching a number to your satisfaction. Obviously, when the modern economist studied this, it was thoroughly criticized. You must have read in class 11 the first chapter, definitions of economics have been criticized. मतलब there were criticism to the father of economics का definition. है ना, एडम स्मिथ का जो वेल्थ डेफिनेशन था, अगर आपको याद हो, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला, बहुत नैरो डेफिनेशन है, मटीरियलिस्टिक है, फिर वहाँ से वेलफेयर डेफिनेशन आया, उसको गाली पड़ा, तो वहाँ से स्कैरसिटी आया, स्कैरसिटी को गाली पड़ा, तो वहाँ से ग्रोथ डेफिनेशन आया, फिर वो लोग बोले कि ये डायनामिक चीज़ है, ये हर बार बदलेगा, मनी जैसा। एक टाइम पे बार्टर था, गुड्स के बदले गुड्स बेचे जाते थे। उसके बाद हम गोल्ड पर आए, गोल्ड बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। गोल्ड के बाद हम ज्वेलर्स को बोले कि आप इशू करो चिट्ठी, कि आप लिख के दो कि ये जो कागज है इसका वैल्यू 100 रुपये का है, ये 10 kg गोल्ड के बराबर का है। तो ज्वेलर लोग फिर चीटिंग करने लग गए, तो फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ, वहां से फिएट मनी का कॉन्सेप्ट आया, लीगल मनी विच इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन आवर कंट्री। आज हम इस लेवल पे हैं सर, जहां क्रिप्टो करेंसी भी आज वैलिड करेंसी है। It is, मतलब there is no official person who issues crypto. That is why it is the most debatable thing right now. Cryptocurrency like Bitcoin and all those things that you have heard, there is no official issuer. This is the most scary thing that any economist would ever read and come across. Let us assume that this remote is for 500 rupees. If everybody agrees, it is for 500 rupees. The power of acceptance of everyone. Now, I used to joke about this in 2016-17 when demonetization happened. I used to say, if Indian people would have rejected it and said, नहीं यार मैं तो दूंगा 500 का पुराना नोट और मैं एक्सेप्ट भी करूंगा, अगर ये सब हाँ बोल देते, आप आज भी देखते पुराना 500 चल रहा होता। जस्ट डर के मारे मैं नहीं एक्सेप्ट किया, आप एक्सेप्ट नहीं किए, तो वो लीगल टेंडर चला गया। आप जानते हैं नेपाल में INR चलता है, वहां के लोगों को दिक्कत नहीं है, उनकी अपनी करेंसी भी चलती है, और वहां पर आप इतने इंडियंस चले गए हैं, वहां पर दुकानदार लोग INR में पैसा लेते हैं, लीगल नहीं है, पर मान लिया गया है चलता है, तो चलता है। एक्सेप्टेबिलिटी हो जाने से वो नॉर्म बन जाता है। तो यहां पर जो लड़ाई हुआ कि मान लो एक नंबर अटैच होगा, भैया हम नहीं किए, झूठ बात है। मैं आपको अभी आपके साथ 5 इंस्टेंसेस गिना दूंगा जहां आपने खुद यूटिलिटी को पैसे से मापा है। कहीं आप बारबेक्यू नेशन गए हैं, पूरा ठूसे हैं और बोले हैं आज मैं 1800 रुपया वसूल कराया हूं। इफ यू ब्रेक डाउन दैट कॉन्वर्सेशन, you exactly said that the amount of money that I have paid, I have received utility worth the amount. हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट महंगा हो, लेकिन आप तब भी खरीदते हो और आप बोलते हो यार 2200 रुपया ले तो रहा है, महंगा है पर वर्थ है। You have attached a number to utility. You have attached utility in cardinal approach. It's just that you weren't aware of it. है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे मतलब वन शुड रिलेट, ही इज पंजाबी। हमारे घर में अगर कोई बहुत बढ़िया बात बोलता है ना, आई थिंक आप लोग में मारवाड़ी में भी बहुत कॉमन है, क्या 1 लाख रुपया का बात बोला है,
1 लाख रुपया का बात क्या होता है? मीनिंग समझ रहे हो कि ये बात वर्थ 1 लाख का है। दैट अगर ये कहीं पर बात को बोला जाता और अप्रिशिएट किया जाता, दिस थिंग वुड हैव बीन फॉर 1 लाख। उल्टा भी बोले हैं, तुम 2 कौड़ी का आदमी है, 2 रुपया का आदमी है। आदमी कैसे 2 रुपया का हो जाता है? You have attached certain times value of money to things that are abstract. Utility is an abstract thing, but we have tried to measure it in terms of monetary terms. That monetary terms को measurement is called the cardinal approach to utility. Is it flawed? Yes. So are other things as well, but we still study them, है ना? On the other hand, ordinal approach to utility. You will not be able to say that आपको यहां पर बैठ के आज 2200 रुपया का मजा आया। आप ये जरूर बोल पाएंगे कि रोहिन भैया की क्लासेस या तो दूसरे टीचर से बेटर है या वर्स। इट इज पॉसिबल टू कंपेयर यूटिलिटी, इट इज पॉसिबल टू हैव अ प्रेफरेंस ऑफ यूटिलिटी। कोई नॉक किया क्या? नहीं, आई थिंक हवा चला होगा। वहां से कौन आएगा? अनलेस कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हो यहाँ पे। लेकिन हम बता रहे हैं, डरने का कोई बात नहीं है। यहाँ पर 3-4 मर्डर हो चुका है। हाँ हाँ, सच में 2012 में एक मर्डर हुआ था, एक बच्चा को होमवर्क दिए थे, नहीं करके आया था। हाँ हाँ, नानी बाड़ी तो 2008 में था ना, उसके बाद तो हम पढ़ाना चालू किए 2012 से। 2012 में पहला बैच था, एक स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आया था, उसका गर्दन काट दिए थे। देखोगे वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टोर रूम है, उसका डेड बॉडी आज भी उधर है। समझ लो, गेट द हिंट। आज जाके देखना, या रात को कभी 9:30-10 बजे इधर आओगे, कभी बोलना, यहाँ पे बैठना, आप उनको आवाज़ आएगा। लोग होमवर्क करता है इधर रात को आके, लोग अब भूत वही कर रहा है। पर जोक्स अपार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, एंड देयर इज अ लिटिल हिस्टोरिकल थिंग दैट यू नीड टू नो। दिस वाज गिवन बाय समवन दैट यू हैव हर्ड ऑफ, एल्फ्रेड मार्शल, जिनका वेलफेयर डेफिनेशन था ना, अगर आपको याद हो, वही है ये। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है भूमि। बताओ ना, हुआ क्या? झगड़ा हो गया क्या? तो प्रॉब्लम क्या है? तो छोड़ दीजिए ना 5-10 मिनट, थोड़ा तड़पने दीजिए उसको भी, जो भी, जिसको भी आप नहीं रोक पा रहे हैं मैसेज करने से। और यहां पर आप नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ये आप नहीं सुने होंगे, JB से। ही वॉज द फादर ऑफ, लेट्स से, ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। Also there is another person which is Hicks. Hicks मतलब not Vicks, Hicks नाम है इकोनॉमिस्ट का। हाँ, मतलब एलन एंड हिक्स करके थे 2, हिक्स को ही ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। तो कभी कभी MCQ में पूछ लिया है कि कार्डिनल अप्रोच के साथ किन नामों को जोड़ा गया है और ऑर्डिनल अप्रोच में किन नामों को जोड़ा गया है। हमारा आज का डिस्कशन कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी पे होगा। So, when you are measuring utility in cardinal numbers, when you are measuring utility in monetary terms, that is known as cardinal approach to utility. And I'll tell you what I asked my teacher. And मतलब I should mention this to you, I owe my love for economics for my school teacher. आप नाम सुने, he is very famous in Calcutta, he takes tuitions as well. DB सर करके हैं, खिदिरपुर में पढ़ाते हैं। He is one of the best teachers of economics. मैं खुद बोल रहा हूँ इको टीचर होके, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, है ना। तो मैं आज इकोनॉमिक्स टीचर हूँ उनकी वजह से, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट दैट ही जनरेटेड इन मी। तो व्हेन आई आस्क्ड हिम कि सर, व्हेन वी नो दैट दिस इज फ्लॉड, ये ऐसा संभव नहीं है, वाई आर वी स्टिल स्टडिंग इट, है ना। देर आर थिंग्स दैट वी स्टडी, देर आर फ्लॉड थिंग्स, बट देर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। सो ही सेड दैट द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कार्डिनल अप्रोच वॉज अ लॉ, a law that is so universal that you cannot ignore the concept of cardinal approach to utility. It's very difficult to prove cardinal approach to utility, but because of this assumption, cardinal approach to utility का जो assumption है, उसकी वजह से there is this law known as the law of diminishing marginal utility. For us to prove that if you keep having the same thing again and again, your additional satisfaction will fall. You will have to measure that additional satisfaction by a number. So what is the contribution of cardinal approach to utility? The law of DMU. Now let us first talk about the law of DMU.
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Tanishq, law of diminishing marginal utility is a very, very famous law in economics, and it has been used in a lot of places, a lot of movie references in, matlab, if you have seen TV shows, Friends, Big Bang Theory, this will come across a lot many times. है ना, मतलब you will see this happening in your life also. है ना, my same example, सानवी से पूछते हैं, सानवी what's your current favorite song? इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कुछ भी चलेगा. अभी करंट गाना जो आपकी प्लेलिस्ट पे नंबर 1 चलता है, महारानी, वो हाँ जी दे दो माइक पे पहला ना. मैम अगर सोच कर देखिए, अगर आप इसको रोज सुने, दिन में 5 बार सुने, 5 दिन बाद वो गाना चेंज हो जाएगा. दैट विल नॉट बी द फेवरेट सॉन्ग एनी मोर. डिड द लिरिक्स चेंज? डिड द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग ड्रॉप? वॉट चेंज्ड? Law of DMU happened, sir. Your satisfaction dropped because you keep consuming it. If you keep consuming something on regular intervals, and those things are homogeneous matlab exactly the same, your utility is bound to fall. Your utility is bound to fall. Your additional utility is bound to fall. Let me give you something more relatable. चिराग, what's your maximum पुचका intake आज तक? मेरे को एक बात बता, अभी एक बार इमेजिन करते हैं, we have to मतलब let the saliva and everything flow in our mouth. Imagine a crispy पुचका, ठीक है, मस्त एकदम कड़क, उसके ऊपर आलू, ठीक है, and your favorite पानी. इमेजिन करो, and that goes into your mouth, क्रंची सा एक फीलिंग आता है, the water melts, swirls in your tongue, एंड देन थोड़ा सा बाइट लेते हो, क्या अत्यंत मजा आता है, नहीं? बट सर वाई डू यू स्टॉप एट 5 और 6 और 7? डोंट से मेरा पेट भर गया. रीजन बीइंग कि हम पेट भरने के लिए तो खाते ही नहीं है. ईटिंग हैज बीन प्रूवन दैट इट इज मोर साइकोलॉजिकल रादर देन फिजियोलॉजिकल. अगर हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाते तो सब फिट होते, कोई ओवरवेट नहीं होता, है ना? सोच कर देखना इस बारे में, है ना? नहीं तो हम ये बात नहीं बोलते यार ग्रीड में ज़्यादा खा लिए, ये लास्ट वाला नहीं मंगाते ना तो ठीक था, फालतू में ये आया यार, लालच में ये फालतू में. बिकॉज वी डोंट ईट फ्रॉम आवर स्टमक, वी ईट फ्रॉम हियर, एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल लॉ. छोड़ दे भाई, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे. सो रीज़न बहुत सिंपल सा है कि आप जब पहला पुचका खाते हैं आपको सेटिस्फैक्शन आता है, मान लीजिए 100 रुपये का. दूसरा पुचका बहुत टेस्टी, पर इट विल नॉट बी एज गुड एज द फर्स्ट वन. Why? Because you aren't as hungry as the first puchka. You aren't as satisfied or as matlab deprived as the first puchka. The second puchka will give you satisfaction, but lesser than before. The third puchka will give you satisfaction, but lesser than before. The fourth puchka will still give you satisfaction, but lesser than the third one. The fifth one will also give you satisfaction, but lesser than the fourth one. The utility derived with every additional unit will diminish. Obviously, there is a catch. You are not changing the puchka. भैया एक खट्टा पानी, एक मीठा पानी, एक खट्टा मीठा पानी, every single puchka has to be the same. It has to be had in the regular interval. आज खाए, एक साल बाद नहीं. संग की बात हो रही है. कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन पे खोजता है. कंज्यूमर पीयर प्रेशर में आके पुचका नहीं खा रहा है कि खा लेना एक और खा, नहीं, वो एक ही मकसद है उसका, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन. इफ दैट इज ट्रू, हिज एडिशनल सेटिस्फैक्शन इज बाउंड टू फॉल. इफ स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिलेट, यू डोंट हैव पुचका, इफ यू प्ले एनी स्पोर्ट, यू कम होम आफ्टर अ वेरी हार्ड डे, थक करके आप घर आते हैं और मम्मी आपके लिए मस्त एक नींबू पानी बनाती हैं, 4 ग्लास, आप चारों का चारों ग्लास पीते हैं, ऑल 4. टेल मी विच ग्लास विल क्वेंच योर थर्स्ट द मोस्ट? डज दैट मीन द सेकेंड ग्लास इज अ बैड ग्लास? इट isn't as good as the first one. Does it mean that the third glass is bad? It isn't as good as the second one.
then you go for the fourth one, and maybe after that you realize that your utility might go into negative. है ना, अगर आप एक्स्ट्रा कभी पानी पीने का ही ट्राई करिए, उल्टी हो जाएगा, है ना. जस्ट वाटर ट्राई टू ड्रिंक कभी, और उल्टी हो जाता है. एवरीथिंग बोलते हैं ना, यहीं से आया, लॉ ऑफ डीएमयू से आया, एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड. दिस इज एन इकोनॉमिक्स लॉ. कोई भी चीज अत्यंत तरीके से करें, चाहे वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्यों ना हो. आप रोज तुलसी पत्ता खा रहे हैं और ठूसते जा रहे हैं 25 ठो, आपका शुगर फॉल हो जाएगा. दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी अगर आप एक्सेस में कंज्यूम करेंगे, आप बीमार पड़ेंगे. दैट इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल लॉ, इट इज अ लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स. दैट द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम इट, इट इज बाउंड टू फॉल. है ना. ज्ञानेश, आर यू अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? मतलब फिर रिकॉर्डिंग में मत बोलो. अभी वेजिटेरियन है ज्ञानेश, है ना. क्या पता घूमते फिरते कहीं पे रिकॉर्डिंग चला गया बेंगलोर में और पता चला हमारा सुपुत्र घर पे वेज है, और तो वेज है तो भी क्यों चांस लेने का यार. रिश्तेदार बहुत डेंजर लोग होते हैं. वो बोलेंगे क्या हुआ आपका बेटा ऐसा बोल रहा है. वंस वेज नॉन वेजिटेरियन, आई होप यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर वेजिटेरियंस. चिराग हैं या कोई और ऐसे दोस्त हैं जो नॉनवेज खाते हैं, वैसे हैं आपके, लाइक सम पीपल, दे विल हैव अ कंप्लेन अगेंस्ट यू दैट तेरी किस्मत सही है यार, तुम रोज नॉनवेज खाता है, तुम रोज चिकन मिलता है तुमको, तुम्हारा सही है. अब फॉर अ पर्सन हु हैज रेगुलर नॉनवेज ना, उसको लग रहा है इसमें बड़ा बात क्या है. लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, आई हैव 2 वेरी क्लोज मारवाड़ी फ्रेंड्स, उनके घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है, पर वो मतलब आदमी खा जाए वैसा नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग. ठीक है, मतलब प्योर. एक तो जैनी है, ठीक है. तो अब उसका पर्सनल चॉइस है यार, उसमें हम क्या बोल सकते हैं. अब पॉइंट क्या है, मेरे लिए कोई बड़ा बात ही नहीं है, पर मेरे लिए ना, मेरा एक साउथ इंडियन फ्रेंड है, हम उससे जलता है. रोज इडली मिलता है उसको, और एक दिन मैं बोल दिया उसको, यार तेरी मम्मी तेरे से ज़्यादा प्यार करती है, मेरी मम्मी उतना नहीं करती है. तो तुम पता है क्या बोलता है, रख तुम खा, अपना टिफिन हमको दे दे. उसकी नज़र में क्योंकि उसको रोज इडली डोसा मिलता है ना, वो पक चुका है उससे, उसके साथ उसका लॉ ऑफ डीएमयू हो चुका है. एवरी सिंगल थिंग इफ ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस इज गिवन टू यू, इवन इफ इट इज द मोस्ट फिनोमिनल थिंग इन द वर्ल्ड, you will get used to it. And that is why this is more psychological, less economics. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को मेरी वाइफ ने वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट जो दिया है वो है PS5. ठीक है, मतलब लोग बोलता है आपको बेटी भी मिला है, नहीं, PS5 से बड़ा गिफ्ट. हाँ एग्जैक्टली, उसमें तो मेरा भी मेहनत है, उसमें गिफ्ट क्या है ना. बट गिफ्ट में हमको लगता है मम्मी जो मतलब मेरी वाइफ ने दिया है, वो PS5 से बेटर कोई गिफ्ट नहीं था. आपको मालूम है, रात भर जग के जिस दिन आया था, रात भर जग के फीफा खेले, सोए ही नहीं हम, पूरा क्लास कैंसिल किए, फिर पूरा दिन खेले, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई प्लेड PS5. इट हैज बीन 8 months, आई हैवंट इवन स्विच्ड इट ऑन. मेरे घर में बस पड़ा है. रीजन बहुत सिंपल सा है, अगर नॉन स्टॉप आप एक चीज को करते जाएंगे, आपका मन भर जाएगा. लॉ ऑफ डीएमयू विल अप्लाई. सो दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ. मूवीज के साथ, वॉचिंग अ टीवी शो अगेन एंड अगेन, इट इज गोइंग टू बी स्टिल फन, है ना. दो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फ्रेंड्स में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं करता है, मॉडर्न फैमिली में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं करता है. आई लाफ एग्जैक्टली दैट हार्ड एज इफ आई एम वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बट देर आर सर्टन थिंग्स जहाँ लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करता है. मैंने बताया होगा आपको, जब मैंने डिमांड पढ़ाया था, मैंने एवेंजर एंड गेम 7 बार हॉल में देखी थी. पर मेरे लिए आज तक वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इज कैप्टन अमेरिका पिकिंग अप द हैमर. मैं आज तक कभी चिंगड़ामी हॉल में नहीं किया हूँ, पर वहाँ पर आई वॉज वर्स देन अ बस्ती वाला. मैं सीटी बजा रहा हूँ, ताली मार रहा हूँ, हिंदी में कैप्टन अमेरिका को चीयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता. But the second time I was a little more civil. It was not that it wasn't fun. It wasn't as fun. I was already expecting it. The third time was even mellow. The fourth time, fifth time, sixth time, seventh time I said, हो गया, मन भर गया.
आफ्टर द 7th टाइम, अच्छा थैंक गॉड आप लोग में से कोई वो स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछा। जब मैं बोलता हूँ ना कि हमें 7 बार देखा, क्यों भैया एक बार में समझ में नहीं आया? नहीं, समझ में आया, अच्छा भी लगा, पर इतना अच्छा लगा दैट आई कंटिन्यू टिल द 7th टाइम। देन भैया वाई डिडंट यू गो टू द 8th टाइम? बिकॉज फॉर अ पर्सन लाइक मी 7 was enough. For someone 2 would be enough. For someone 9 would be enough. For someone going to the theater, आज भी अगर मेरे पापा को यादों की बारात वाली पिक्चर चला दोगे, एक पिक्चर बहुत पुरानी है, वो फिर भी देखेंगे और वैसे ही भय भय करके रोएंगे। उनके लिए कोई मैटर ही नहीं है। हमको लगता है उनके लिए वो लॉ ऑफ डीएमयू काम ही नहीं करता है। बट इन सर्टन केसेस और मोस्ट केसेस द लॉ ऑफ डीएमयू इज वर्किंग. So let us first write down the law, and I hope I am convincing you that this law is existing. It is not a theoretical law. है ना? I as a teacher ना personally I believe law of demand is nonsense. Reason जानते हैं? कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं है जहाँ other things remaining constant है. कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं है जहाँ एक्सेप्शंस को कांस्टेंट रखा जा सकता है. अगर प्राइस बढ़ेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है आपका, तो आप तब भी लेंगे. इन रियलिटी लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है, पर लॉ ऑफ डीएमयू इज समथिंग दैट आई पर्सनली बिलीव विच इज हैपनिंग, है ना. सो द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स, लिखिए, द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन, the law of DMU states that with the increase in consumption by 1 unit, the additional satisfaction, the additional, ये word बहुत important है, the additional satisfaction will fall. A lot of people say utility will fall. law ही गलत कर दिया आप. एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, अगला वाला कम होगा. टोटल यूटिलिटी तब भी बढ़ेगा, मैं प्रूफ करता हूं, है ना. अमायरा फेवरेट रेस्टोरेंट बारबेक्यू, मेरा भी. गए हम लोग और एक नान मंगाए, राइट. नान, पहला नान आया 100 रुपये का. प्राइस अभी छोड़ देता हूँ. हाँ, मान लो आपको सेटिस्फैक्शन आया 500 रुपये का. अब 4 दिन के भूखे थे, खाना नहीं मिला था, और पहला नान खा के अमेजिंग मजा आया. लेट अस से वर्थ 500 रुपीज. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. मैम भूख तो लगी थी आपको, आप एक और नान मंगाए. अगला वाला नान 500 देगा, 500 से कम सेटिस्फैक्शन देगा कि ज़्यादा? कम देगा. कितना कम देगा इस पर कोई लॉ नहीं है. ये 500 से 0 भी हो सकता है, ये 500 से 499 पर भी आ सकता है. डिपेंड करता है द इंटेंसिटी ऑफ योर डिजायर एंड हंगर. कोई मैक्सिमम पुचका देखिए, आप 20 बोले ना, 26 पुचका बोले. अमायरा एक साल में नहीं खाई होगी 26 पुचका. अमायरा व्हाट इज द मैक्सिमम दैट यू वुड हैव एट वन गो, एक बार एट वन सिटिंग? 10? नहीं, आप एक दिन का बोल रहे हैं मैम. आप अभी अगर चलिए मेरे साथ, आप 10 पुचका खाएंगे, हम आपको 5000 रुपीज देंगे. चलेंगे? बोलिए, खा पाएंगे? नहीं, आई टेक बैक दी ऑफर देन. पता नहीं यार, हमको लगता है कि आप 3-4 पुचका में आपका पेट भर जाएगा. कुछ जबरदस्ती खाने वाला बात होगा. हाँ, खा लेते हैं आप. अच्छा, खुशबू मैक्सिमम 2, तो 16. हट, गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू. अगर आप 16 पुचका खा रहे हैं ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. क्योंकि आदमी को दिल खोल के खाना चाहिए. पर मान लीजिए दूसरा नान आता है मैम, आप बोलिए आपको क्या लगता है कितना का सेटिस्फैक्शन आएगा आपको सेकंड नान से? सेकंड से, 2 से नहीं, सेकंड नान से. गिव मी एनी नंबर विच इज लेसर देन 500. 400. आई एग्री. तनिष्क प्लीज टेल मी, अमायरा को एक नान से कितना सेटिस्फैक्शन आ रहा था? 500. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा. हाँ, दूसरे नान से कितना? दूसरे से 400. दोनों नान से कितना? 900. हाउ मच सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट कंजम्पशन? इन टोटलिटी 500. हाउ मच सेटिस्फैक्शन नव्या फ्रॉम द सेकंड नान? सेकंड नान. हाउ मच फ्रॉम 2 नान्स?
डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 2 and 2nd? ये टोटल यूटिलिटी है. प्लीज डोंट मग दिस अप. ओ अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, that you have had one naan, you have received satisfaction worth 500, now you are having another one which is going to be lesser than 500, but in totality your utility will rise. That is why I am saying the law is not about total utility. You cannot say that with the increase in consumption the utility falls. It's wrong. ऐसा law है ही नहीं कहीं. The marginal utility, the additional utility will fall. So Amira goes for a third naan. Ma'am? 300. How much for 3 naans? बोलेगी, रुकिए ना. 902 थे, तीसरे से 300, तो 3 से कितने? 1200. चौथा नान भी खा लिया आप. ये आप नहीं खा पाएंगे. देखिए, ये मैं भी नहीं खाया हूं कभी 4 नान. तो ये झूठ है कि आप खा सकते हैं. नहीं यार, बारबेक्यू का नान देखा, इट्स वेरी हैवी. अच्छा, जय हिंद वह हिंद का नान उतना भारी नहीं है, पर अगर आप बारबेक्यू दे नहीं. एक सेकेंड, सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल. हेलो, एक सेकेंड में पूछ रहा हूँ, कोई लाल स्कूटी में आया है क्या? प्लीज आपको हटानी पड़ेगी सर. आप हटाओ, जल्दी से आओ. मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा. चलिए, चौथा नान खाएंगी अमायरा जी. 200 का सेटिस्फैक्शन आएगा. 4 नान से कितना? 1400. बस अब अमायरा ना सेशिएटेड है, मतलब भैया पेट भर गया, पर उनको एक कॉल आ गया, तुमको मेरी कसम एक और खा ले. अब क्या करी बेचारी, मना तो नहीं कर सकती है, खाना तो पड़ेगा ही. पर उससे ना उसको 1 रुपया का सेटिस्फैक्शन नहीं आया. मतलब वो एक्चुअली में मन में बोल रही यार ये कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं हुआ इसका. बच्चे बोलते हैं कि भैया 200 से 0 भी गिरावट है. सोच कर देखिए, है. लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है गिरेगा. तो 200 से 0 पे आ गया, तो इसको भी हम फॉल ही बोलेंगे. नव्या, हाउ मच फ्रॉम 5 नान्स? 1400. अब बस अमायरा जाने ही वाली थी कि फिर मम्मी और पापा का फ़ोन आ गया कि दूसरा का बोलने पे तुम खाई, एक मेरा बोलने पे भी खाओ. ये सबसे बड़ा स्कैम बचपन में हमारे साथ होता था, याद है आप लोग को? आपके साथ हुआ है? ये पापा का बाइट, ये मम्मी का बाइट, ये भाई का बाइट, और ख़त्म होने के बाद चाचा मामा खानदान का पूरा स्कैम हम लोग के साथ होता था. वो गोला बना बना के ठूसा जाता था बेचारी को. फिर कैसे मना करे, उल्टी कर दी बेचारी. Negative satisfaction. So what is the total satisfaction from 6 units? 1200. This is the law of DMU. When we write a 6-mark answer, we state the law like demand. Every single law has the same format. We state the law. What is the law, Gyanesh? In your own words, if we keep increasing our consumption one by one, our additional satisfaction will keep falling. Yeah, additional utility will keep diminishing. That is the law of DMU. Sir, there are certain assumptions. Number 1 assumption is consumer is rational. एक बच्चा लिटरली पूछा है हमको, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं बता सकते बस, नहीं तो आप लोग मतलब मैसेज भी कर दें उसको कि भाई ये कैसा सवाल है. बोल रहा है भैया अगर मेरा इंटेंशन ही उल्टी करना है तब तो मेरे को ये रोटी खा के सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा. देखिए पागलपन, और मतलब वो ये ऐसा कैसा, उल्टी करने का किसका मकसद होता है जीवन में यार, कि मेरा मोटिव है उल्टी करना? अरे इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो पहला, अच्छा लोग हैं ऐसे. फिर कोई बच्चा बोला हाँ मेरा होता है कभी कभी मन, तो मैं बोला इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लॉजिकल इंसान है, रैशनल इंसान है, आपको ये अनशंट चीज़ों करके मज़ा नहीं आता है. यू आर ओनली लुकिंग एज अ रैशनल कंज्यूमर. रैशनैलिटी मीन्स प्रूडेंस, समझदारी है आप में. दूसरा अजम्पशन ये है कि यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन आर होमोजेनियस. दिस इज नॉट गार्लिक नान, बटर नान, रुमाली रोटी. नो, ऑल नान्स आर द सेम. Size, shape, taste, everything has to be the same. Not similar, same.
Understand the difference between similar and homogeneous. Homogeneous means exactly the same. There is no difference at all. Another assumption that we take, these consumption processes are happening in regular intervals. This is not today, tomorrow, day after. You are having it in one go, and that too in regular intervals. If all these things are, and prices are constant, income is constant, taste and preference is constant, जैसे डिमांड में था. और सबसे बड़ा assumption guess कर क्या है? यूटिलिटी इज मेजरेबल कार्डिनली. क्योंकि हम रियलिटी में तो बोलते हैं यूटिलिटी मेजरेबल ही नहीं होता है. तो सबसे बड़ा assumption हमारा यही है कि यूटिलिटी कार्डिनल नंबर्स पे मापा जा सकता है. इनकम कांस्टेंट है, दाम नहीं चेंज हो रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं हो रहे हैं, यूनिट ऑफ कंजम्पशन होमोजेनियस है, यूनिट ऑफ कंजम्पशन रेगुलर इंटरवल्स पे है. अगर ये सब चीज़ें पूरी होंगी तो लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा. कुछ बच्चों का एक सवाल बहुत वैलिड है, क्या भैया कुछ चीज़ों पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है? हाँ, देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी सिंगल लॉ. लॉ ऑफ ग्रेविटी पे एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया था, स्पेस पे ग्रेविटी नहीं काम करता है. तो लॉ ऑफ डीएमयू तो इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड पे एक्सेप्शन है. तो लॉ ऑफ डीएमयू इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मनी, है ना. थिंक अबाउट इट, एवरी सिंगल 100 रुपीज आई कीप गिविंग यू, यू विल रिजॉइस इवन मोर. वाओ, 1 more 100, वाओ 1 more 100. कोई नहीं बोलेगा अच्छा यार 1 करोड़ के बाद वाला 100 अच्छा नहीं लगा, है ना. जनरली आई यूज दिस कोट अलॉट, व्हाट इज बेटर देन मनी? मोर मनी. पैसे से अच्छा क्या है? और पैसा. सो मतलब अगेन लव एंड अफेक्शन पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है. एनी हॉबी दैट यू आर पैशनेट अबाउट, एनीथिंग दैट यू आर नॉट जस्ट अ रैशनल पर्सन फॉर, रैशनैलिटी डज नॉट टेक ओवर यू. कुछ चीज़ें हम रैशनल होकर नहीं करते हैं, है ना. मतलब अगर आपको मन है स्काई डाइविंग करने का, देयर इज जीरो रैशनैलिटी इन दैट. व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू जंप ऑफ फ्रॉम अ प्लेन फ्रॉम 22,000 feet. हाउ इज दैट रैशनल? There are certain things where we are not using our mind, we are using our heart. In those circumstances, law of DMU does not apply. So we are looking at rationality, only rationality. These things will be depicted by a diagram, which I think you must have done in class 11, but my responsibility is to do it again. But usse pehle, we are going to be talking about the relationship between total utility and marginal utility. ये जो आप न्यूमेरिकली बनाए हैं, इसका थ्योरेटिकल रिलेशनशिप 3 marks का आता है. तो एक बार लिख लेते हैं इसको. जी, आप आए नहीं थे तब तक, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए. आई गिव यू 2 minutes. पहले अच्छा कॉपी नहीं किए थे क्या? बाकी था? आर्यन हो गया क्या? कर लो कर लो. अच्छा, यही एग्जैक्ट शेड्यूल बनाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नंबर चलेगा एज लॉन्ग एज ये गिर रहा हो, और फिर ऐड करते जाना. कोई भी एग्जाम में लर्न करके नहीं जाना है. हाँ, जीरो और नेगेटिव दिखाना जरूरी है, चलेगा. उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को एक बार समझाएं. इंक्रीज करने का 3 वे हो सकता है. जैसे मैं बहुत साल पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे मेरे, वो इंक्रीज कर रहे थे इंक्रीजिंग रेट में. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लाइक आई स्टार्टेड माय करियर विथ 3 स्टूडेंट्स. भगवान की कृपा थी, तीनों के तीनों बहुत अच्छा पढ़े, तो रेफरेंसिंग हुआ, और ये जनरली वर्ड ऑफ माउथ से ही फैलता है. अगले साल मेरे पास टोटल में 7 बच्चे आ गए टोटालिटी में. In 2011, I started with 3 students. In 2012, I had totality of 7 students. In what rate am I increasing? Increasing at an increasing rate, increasing at a diminishing rate, or increasing at a constant rate? Increasing at a increasing rate. भैया, how do you understand this is increasing at an increasing rate? डबल से ज़्यादा, करेक्ट.
अगर आप डबल से ज़्यादा 100% से ज़्यादा बढ़ोगे तो आप इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट हो। जैसे कुछ बच्चों का ये मार्क्स में देखने को मिला, किसी बच्चा का 32 आया फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में 70 ले आया, है ना। तो 72 का डबल 64 होता है, पर 64 से ज़्यादा लाया, सो ही इंक्रीज्ड हिज मार्क्स बाय डबल से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। हमारा किसी का 70 आया फर्स्ट टर्म में, संभव ही नहीं है कि वो 140 लाए, पर बढ़ तो सकता ही है ना, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल पहला टर्म में आपका 30 आया, सेकेंड टर्म में 50 आया, आपके मार्क्स बढ़े हैं कि नहीं, डबल से ज़्यादा कि डबल से कम, तो यू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। लास्ट 2 से 3 सालों में हम लोग इंक्रीज तो कर रहे हैं बट डिमिनिशिंग रेट में कर रहे हैं। रीज़न कि अब डबल होने वाले स्टेज पर हम नहीं हैं, है ना। 250 का डबल 500 बच्चा होता है, वो नहीं हो रहा है। 250 से 280 पे जाते हैं, लास्ट ईयर 280 से 310 पे गए, भगवान की कृपा से 310 से इस बार 320 या 325 पे जाएंगे। बढ़ेंगे पर हमारा रेट कम जाएगा। अनटिल अनलेस आप ईडन गार्डन बुक करें या कोई बड़ा स्टेडियम ले लें जहाँ पर संभव हो कि आप एक साथ 500 बच्चों को पढ़ा पाए, अभी वो मेरे लिए संभव नहीं है ना। तो आई विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो हमारा ट्रू फॉल्स henceforth maybe from the next till the next 2-3 years, every single time the addition will keep falling. Like last year we went from 300 to 310, this time we are going to go from 310 to 318. बढ़ेगा पर पहले से कम बढ़ेगा, that is what increasing at a diminishing rate is. पर I remember the year very well, 2016 I increased double. I had 100 and with God being on your side, it was exactly 200. That is how I understood this is a sign. डॉट डबल कैसे हुआ, है ना। तो 100 का 200 होने का मतलब होता है इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। 3 तरीके से कोई भी चीज बढ़ सकती है, या तो वो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी, या इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगी, या इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगी। एक बार बिना आप कुछ लिखे समझने का कोशिश करें, ये तीनों कर्व बढ़ने की दिशा पे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अगर आपको मार्क करना पड़े कि ए, बी और सी में इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट कौन है, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट कौन है और इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट कौन है, आप देख के बता देंगे कि ये इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट है, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, इसकी गति सबसे ज़्यादा है, ये कंटिन्यूस रेट में बढ़ रहा है, लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है कि उसका स्लोप कांस्टेंट है, उसका चेंज कांस्टेंट है, हर बार सेम रेट में बढ़ता है। और ये जो है डाउनवर्ड नहीं होगा पर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस होगा। अगर तीनों को रेस कराएं, सी लास्ट आएगा, ए फर्स्ट आएगा और बी सेकेंड आएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा स्लांटिंग है, इट विल इंक्रीज द फास्टेस्ट। What law we have studied, Khushbu, law of DMU, if you had to make a total utility curve, in your sense, think about it, I am showing you here, every single time there is a law in it, that the next one will be lesser and lesser and lesser and lesser. What kind of increment would you see in a total utility curve? Increasing at an increasing rate, increasing at a diminishing rate, increasing at a constant rate? Diminishing rate. सो पहला रिलेशनशिप का पॉइंट लिखिए, सॉरी, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट एन डिमिनिशिंग रेट, तब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिएक्शन है सानवी? हाउ इज मार्जिनल यूटिलिटी बिहेविंग? राइजिंग, फॉलिंग? देखिए एक बार, फॉलिंग लॉ है भैया, उस पर, उससे तो उसके ऊपर तो नाम है, लॉ ऑफ DMU, है ना। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट इज पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव हो गया है? 500, 400, 300, 200 चलेगा चिराग? इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट 400,
इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट 300, 200, तब तक मार्जिनल यूटिलिटी देख 500, 400, 300, 200 गिर रहा है पर पॉजिटिव नंबर है. सेकेंड पॉइंट, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, देखो तो एक बार कौन सा पॉइंट होगा, 4 कि 5? मैक्सिमम पूछ रहा. जो लोग 4 बोल रहे हैं, पता कैसे चला तुमको वो मैक्सिमम था? तो उसके लिए तो 5वां यूज करना पड़ेगा, तभी तो बढ़ा नहीं. 4 खा के छोड़ देते, पता था वो मैक्स था. टोटल यूटिलिटी को मैक्स आउट करने के लिए या 16 पुचका खाने के लिए 16वां पुचका खाना होगा. 15वां पुचका वो खा के नहीं बोल सकते 16 मेरा मैक्सिमम है, कि इसके बाद हम कुछ नहीं खा पाएंगे, वो लास्ट कंजम्पशन होगा. तो दैट लास्ट कंजम्पशन इज नॉट द 4th यूनिट, it is the 5th unit. So when the total utility is maximum, marginal utility is 0. चेक करें, चेक करते हैं. When total utility is maximum, marginal utility is 0. When total utility falls, पहली बार गिरेगा ये. कब गिरेगा? जब उल्टी हो जाएगा. मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव. चेक करो, ये रिलेशनशिप मेरे को कौन बिना देख के बता सकता है? मैं एक बार बोलता हूँ, शायद आपको समझ में आए कैसे बोलना है. When TU is increasing at a diminishing rate, MU falls but it is positive. When TU is maximum, MU is 0. When TU falls, MU falls but becomes negative. फिर से बोल रहा हूँ, when TU is increasing at a diminishing rate, MU falls but it is positive. When TU is maximum, marginal utility is 0. When TU falls, marginal utility continues to fall but it becomes negative. ट्राई करेंगे हमारा, कोशिश करिए ना. गलत होगा, क्या बड़ा बात है. मैं हेल्प करता हूँ आपको. When TU is increasing at a diminishing rate, तब MU कैसे रिएक्ट कर रहा है? बट नेगेटिव में चला गया कि अभी पॉजिटिव ही है? अब इसको बोलिए मेरे साथ. When TU is increasing at a diminishing rate, MU is, but it is, ये स्टेटमेंट बोल दीजिए वापस से. अब नहीं, देखना नहीं है. When TU is increasing, पहले हमेशा बताइए TU किस रेट में बढ़ सकता है. कभी भी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट में बढ़ सकता है, कांस्टेंट रेट में बढ़ सकता है. लॉ ही यही है कि TU हमेशा डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा. अगर कभी TU बढ़ेगा, वो हमेशा डिमिनिशिंग रेट पे ही बढ़ सकता है. सो व्हेन TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, कम गति में बढ़ रहा है, तब मार्जिनल यूटिलिटी के साथ क्या हो रहा है? पर पॉजिटिव है. जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तब मार्जिनल यूटिलिटी के साथ क्या हो रहा है? 0 है. जैसे ही टोटल यूटिलिटी पहली बार गिर जाए, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है. चलिए अब बोलने की कोशिश करिए. मैम नहीं देखना है, जितना अटेम्प्ट लगेगा करेंगे, पर आज सीख के जाएंगे. बोलिए, जब TU इज इंक्रीजिंग एट अ, ना कॉपी बंद करो. When TU हमेशा किस गति में बढ़ेगा? हाँ, when TU is increasing at a, MU is, but it is positive. Very good. TU is maximum, MU is, बोल रहा और एडिशन नहीं होगा, तो MU क्या बन जाएगा? 0. जैसे ही TU गिरने लगेगा, एडिशनल क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव. अब फिर से ट्राई करते हैं. When TU is increasing at a diminishing rate, MU will but remain. When TU is maximum, MU is 0. When TU falls, marginal utility is negative. है ना? यही बस रखना है, हार नहीं मानना है, करते जाना. एक बार तो हो ही जाएगा. कौन सा आपको कल बोर्ड देना है? कल देना है क्या? बहुत टाइम है, तो कोशिश करते रहो. अब इसको डायग्रामेटिकली प्रूफ करेंगे. ये कॉपी किए है ना आप लोग? वंश एक बार बताओगे क्या रिलेशनशिप है TU MU का? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, MU इज, बस पॉजिटिव रहता है. TU मैक्सिमम रहे तो MU 0 हो जाता है. TU गिर जाए तो MU गिरता है पर नेगेटिव हो जाता है ना? आप थे अर्नब, जितना हमको याद है, रीजन कौन से एक्सिस पे होता है? एक्स एक्सिस पे.
रिजल्टेंट, तो कंजम्पशन करने की वजह से यूटिलिटी चेंज हो रहा है, तो यहां पर चला जाता है यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। और यहां पर हम मापते हैं यूटिलिटी को। चलेगा? आप मेरे को बताइए टीयू पहले किस गति में बढ़ेगा? एक ही गति में बढ़ता है भैया टीयू, डिमिनिशिंग रेट पे। तो ऐसा कर्व बनाओ, हेलो, ऐसा कि ऐसा, मतलब ए कि बी? बी। I have to be towards the x-axis a little. I cannot be increasing towards the y-axis. It would mean that is increasing at an increasing rate. तो मैं ये मिटाता हूं। ये कौन सा पॉइंट हुआ? TU मैक्सिमम। उस टाइम पे MU क्या कर रहा है? 0 है। और उसके बाद क्या करता है TU? गिर जाता है। अब इसको आप फ्री हैंड कर्व में कैसे बनाएंगे? TU इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, बिकमिंग मैक्सिमम, देन फॉलिंग। चलेगा सर? अब देखिए हाँ या ना में आप समझ पाते हैं कि नहीं? इसके नीचे एक MU कर्व बनाएंगे, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा कि नहीं? पहला रोटी से और एक रोटी से सेटिस्फैक्शन अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? पहला और एक सेम आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी द सेम। जब TU इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे वंश, मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है? अपवर्ड स्लोपिंग होगा मार्जिनल यूटिलिटी कि नीचे जाएगा? बढ़ेगा यूटिलिटी कि नीचे जाएगा यूटिलिटी? गिरेगा। सो ये कॉन्स्टेंटली गिरेगा पर पॉजिटिव रहेगा। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, बहुत आइकॉनिक पॉइंट है, इसके नाम भी है थोड़े बहुत। जब TU मैक्सिमम है MU क्या होगा? 0। और इस पॉइंट के बाद से क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के बाद से नेगेटिव। तो बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेक अ कर्व which crosses this point and goes into the negative axis. एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएंगे आप, यहां तक वो पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद वो TU मैक्स पर 0 हो जाएगा और उसके बाद से वो नेगेटिव में चला जाएगा। डज दैट मेक सेंस टू यू? बट हाँ, याद रखिए इस पॉइंट का नाम है, और आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी स्कूल के एग्जाम में ये पूछा ना गया हो। हर स्कूल में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म या बोर्ड में ये सवाल आप एक बार तो डील करेंगे ही करेंगे। इस पॉइंट का नाम है, दोनों पॉइंट का नाम है, जहां TU मैक्स है और MU 0 है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ सटाइटी। आप बहुत ज्यादा अंग्रेज हैं तो सैशिटी भी बोलते हैं। मेरा इंग्लिश हमको बोलता है सेटिटी बोलना, तो हम सेटिटी बोलेंगे, हम थोड़े गंवार टाइप के हैं। लेकिन हाँ, कुछ मतलब अमेरिकन आ जाते हैं, शेड्यूल उड्यूल बोलते हैं, तो मेरे लिए शेड्यूल है भाई, हम शेड्यूल ही सीखे हैं। पर हाँ, आप जो सीखे आप उसी से रहें, स्पेलिंग बस यही रखिएगा। ओरल एग्जाम तो देना नहीं है, लिखना ही है। तो सैशिटी बोलो, सटाइटी बोलो, सैटिटी बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है? स्पेलिंग ये रखो भाई, पॉइंट ऑफ सटाइटी या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये पॉइंट में आपका हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है। इस पॉइंट के बाद से डाउनफॉल शुरू है, उल्टी चालू है। इस पॉइंट के बाद से यूटिलिटी गिर जाता है, नेगेटिव में चला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। 6 मार्क का अगर आंसर आएगा कि विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एंड अ डायग्राम एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप शेड्यूल भी देंगे, ये डायग्राम भी देंगे, अजम्पशन भी देंगे, लॉ भी स्टेट करेंगे। जनरली ये 3 मार्क का पॉइंट ऑफ सटाइटी तो हमेशा फर्स्ट वाला ही होगा, मतलब जो फर्स्ट कंजम्पशन होगा वही होगा ना? नहीं 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 नहीं, पॉइंट ऑफ सटाइटी इज नॉट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज द हाईएस्ट। पॉइंट ऑफ सटाइटी इज वेयर द टोटल यूटिलिटी इज द हाईएस्ट विद। इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन भैया। आप बोले कि जहां पर हाईएस्ट पॉइंट है सेटिस्फैक्शन का, वो पॉइंट ऑफ सटाइटी है, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सटाइटी एज विधि हैज ऑब्जर्व्ड इज एट मार्जिनल यूटिलिटी 1. The first lemonade, as you said, will give you the highest satisfaction. Yes, on an individual basis.
We are not calling point of satiety as highest marginal utility. We are calling point of satiety as highest total utility. जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए, और वो पॉइंट कहां था विधि? स्टार्ट पॉइंट पे था कि एक ऐसे पॉइंट पे जहां था टीयू मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता था. हाँ, TU maximum. So there is only one point of satiety where TU is maximum and MU touches the x-axis. Both are point of satiety because it's the same level of consumption. Is that absolutely clear? ये आपके लिए पहला सवाल है. तो एक बार मैं चाहता हूं कि बुक से एक बार रीड करके देखिए कि यही है कि नहीं है. Once would you be able to read for me please? I'll tell you what to read. ठीक है? First you will read the law of DMU. First define utility for me. Then you directly come to relationship between TU and MU. And then you state the law with certain assumptions. That's it. और कुछ नहीं सर. Definition of utility पढ़ के सुनाओ बच्चा को. ध्यान से सुनिए, यही बोले थे कि नहीं हम लोग? थोड़ा जोर से पढ़. The want satisfying power of a commodity. Sir, go to the next discussion. Relationship between TU and MU. कहीं पर भी देख पॉइंट फॉर्म में होगा. नेक्स्ट पेज पे चले जा. हाँ, बिफोर यू रीड अमायरा, total utility increasing at a diminishing rate, MU will but remain positive. When TU is maximum, very good. When TU falls, MU will become ना negative. अब देखिए ये 3 मार्क का आंसर है विद डायग्राम. तो एक बार पढ़ के सुनाओ वंश. ध्यान से सुनिएगा कि किताब में क्या लिखा है. हाँ, बोल रहा है कॉन्केव है तो इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट. अगर कॉन्वेक्स होता तो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट में जाता. ठीक है सर, कंटिन्यू करना. विच मीन्स डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो पहले स्टेज में टीयू बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट पर. क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी गिरते जा रहा है. फिर क्या होता है वंश? हाँ, ये पढ़ देना, ये इजियर हो जाएगा. फिर से सुनिए. हाँ, total utility increases as long as marginal utility is falling but it is positive. फिर total utility is maximum when marginal utility is zero, known as point of satiety. When total utility will fall, marginal utility will become negative. Is that absolutely clear? 100%. तो अब आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि भैया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ है. मतलब एक कंज्यूमर को अगर हमको सजेस्ट करना है कि कहाँ पर रुके तो कहाँ पर रुकना चाहिए, वो सवाल है ना. सपोज मैं हमारा आस्क मी अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, भैया एज पर यू व्हेन डू यू थिंक वी शुड लीव योर ट्यूशन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. नहीं, कुछ बच्चे, देखिए मैं आपके साथ फ्रैंक हो रहा हूँ, जो लोग साल भर पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे मेरे को अक्टूबर में छोड़ेंगे जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा. कुछ बच्चे मेरे को दिसंबर में छोड़ेंगे जब रिवीजन क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सब खत्म हो चुका होगा. और कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट तक, मार्च तक पढ़ते रहेंगे. क्यों? क्योंकि उनको मॉक देना होगा, उनको डर लगेगा कि डाउट हुआ तो किसके पास जाएंगे. एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर कर मेरे पे नहीं, आप पे बात आती है कि आप मेरे से कितना यूटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो. पढ़ा तो मैं सबको सेम रहा हूँ, अलग से नीरज के कान में जाके कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बोल रहा हूँ. पर नीरज बोल रहा है मार्च तक जाऊंगा, पर ज्ञानेश बोल रहा है मैं दिसंबर में छोड़ दूंगा. अमायरा बोल रही है मेरे लिए तो अक्टूबर ही काफ़ी है. रीज़न बहुत सिंपल सा है. लॉ ऑफ डीएमयू सबके लिए काम करेगा. सोचिए अगर रोज मैं डिमांड पढ़ाऊँ, रोज, क्या होगा? सेटिस्फैक्शन आपको बढ़ता रहेगा कि गिरता जाएगा? तो मेरे सिलेबस खत्म होने के बाद अगर मैं सेम चीज़ वापस कराते जाऊँगा, है ना. द फर्स्ट टाइम वंस यू डिड फाइनल अकाउंट्स विथ मी एंड देन अगेन आई एक्सप्लेन फाइनल अकाउंट्स. हाँ ना, मैं जानती कहीं ना कहीं आप थोड़े तो पक गए होंगे ना यार, एक ही चीज़ बार बार, कि फैक्ट्री वाले ट्रेडिंग में जाते हैं, ऑफिस वाले पीएल में जाते हैं. सोचिए ना अगर मैं आपको डे 1, डे 2, डे 3 जो है हमारा अकाउंट्स का डे 1 तीनों में बुलाऊं. पहली क्लास में तो खुशी खुशी कर लोगे, दूसरी में मान जाओगे, तीसरी में खुद ही हाथ जोड़ दोगे कि नहीं होगा एक ही चीज़ 3 बार. तो लॉ ऑफ डीएमयू तो मेरे लिए भी काम करेगा अगर मैं एक ही चीज़ बार बार पढ़ाऊँगा. तो सवाल उठता है कि कब रुक जाना चाहिए. क्या वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है
क्या सिर्फ वो यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि दोनों पे डिपेंड करता है? क्योंकि ये सिर्फ यूटिलिटी बता रहा है। देखो, बहुत बच्चा लोग मेरे से पूछा है जो विधि इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली पूछी है कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ही कंज्यूमर का लास्ट कंजम्पशन होना चाहिए। ये झूठ है। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन हैज नथिंग टू डू विद इक्विलिब्रियम. It is very much possible that one comes to my class in the first month he gets 2800 worth rupees satisfaction. In the second month he gets 2700 rupees satisfaction. Law of DMU काम कर रहा है कि नहीं? गिरते 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 2200, 2100, 2000, 1900, 500, 400, 300, 200, 100, तब तक यूटिलिटी टोटलिटी में बढ़ रहा है कि गिर रहा है? बढ़ ही रहा है ना। जब तक जीरो पे जाएगा तो 18 महीना पार हो जाएगा, 24 महीना पार हो जाएगा। वी कांट लुक एट यूटिलिटी एंड जज. ट्रू फॉल्सर, समथिंग कैन बी फिनोमिनली something that you've always wanted and gives extreme utility, but you have said it's not worth it. सॉलिड पढ़ाते हैं भैया, पर 1500 रुपया वर्थ नहीं है आपका. Are you not getting satisfaction from me? Yet you say that you would not spend 1500 for that. The opposite is also true. अरे भैया एक्सपेंसिव है पर वर्थ है. हर इंसान, मतलब मैं बोल रहा हूं आपको, आई ऑलवेज टेक फीडबैक. आई हैव ऑलवेज बिलीव टू टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड इन फीडबैक सम स्टूडेंट्स हैव सेड यू आर इंसेनली चीप. नॉट ए चीप एज अ पर्सन, मतलब सस्ता है आप. एंड सम स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली सेड दैट योर प्राइस इज वेरी हाई. So it's just a very subjective thing, not because 2200 is expensive. It is they don't get the satisfaction worth 2200. Ganesh is saying कि 1500 rupees वाला फील ही नहीं आता हमको यार. भैया 500 रुपया लेते तो शायद हम ज्वाइन कर लेते. पर it's not that he is not getting utility. He doesn't associate 1500 to that satisfaction. So क्या सिर्फ यूटिलिटी मैटर करेगा कि प्राइस भी मैटर करेगा? तो आज डिसाइड करेंगे नीरज हम लोग कि आपको मेरा ट्यूशन कब छोड़ना चाहिए. सर मैं बोल रहा हूँ ये जेन्युइनली, अगर आप इसको अप्लाई कर पाओगे लाइफ में, बहुत डिफिकल्ट है, मैं कोशिश करता हूँ पर मैं भी हार जाता हूँ. क्योंकि यार हम ना दिमाग से कम खरीदते हैं, दिल से ज़्यादा खरीदते हैं. रैशनैलिटी इज अ कॉन्सेप्ट दैट नाउडेज डजंट वर्क. से इट बिकॉज ऑफ इट इज मार्केटिंग, वट एवर द रीजन्स बी, they convince you that then you need the product. They will convince you in such a manner with pricing, with advertisement, with conditioning over the years that you will realize, and yet you will still buy it. It's as simple as that, right? So sir, let us start with April. आप अप्रैल महीने में आए, फीस एंड सेटिस्फैक्शन. अप्रैल में आया नीरज सर, 1500 रुपया दिया और बोला क्या पढ़ाए भैया, मज़ा आ गया. 4000 रुपये का मज़ा आया. पैसा कितना दिया और मज़ा कितने का मिला? प्रॉफिट में है कि लॉस में? अब ये प्रॉफिट शब्द तो प्रोड्यूसर का है, यहाँ पे इसका नाम बन जाता है कंज्यूमर सरप्लस. सेम ही है. हाउ मच मनी आर यू गिविंग, हाउ मच आर यू गेटिंग? So what's your profit? 2500. Would you continue in May? You should. If you are paying 1500 getting benefit of 4000, you should sir. I don't know whether you are getting 4000, but you should. May में आया, पर मेरे साथ भी लॉ ऑफ DMU काम करेगा, 100% करेगा. अगला महीना आया, बोला भैया मज़ा तो आया पर पिछला महीना जैसा बात नहीं रहा आप में. मेरा बात वही है, आप उब गए हैं मेरे से. क्योंकि हफ्ते में 4 दिन या अगर आप आओगे मेरे पास और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग भी देखने बोलूँगा, आपको मेरे मुंह से चिढ़ मच जाएगी. सिंपल सा बात है, ये होगा. हम ना ये नाम पहली बार रियलाइज़ किए थे जब हमारे, मतलब दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन ऑल हाउस होल्ड्स. तो हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग आते थे ना, तो मम्मी पापा बोलते पैर छूना चाहिए. मैं बहुत साल तक ओबीडियंटली छुआ. फिर मैं एक बार बगावत किया, मैं बोला यार मैं मम्मी पापा आपके पैर नहीं छूता, रोज मिलता हूँ आपसे,
आप ही के साथ रहता हूँ, पर मैं उनके पैर क्यों छूऊं? जो मेरे को जन्म दिया मैं उनके पैर छूऊंगा। फिर मेरे को क्लिक किया कि लॉ ऑफ डीएमयू है, क्योंकि मम्मी पापा के पास रहते हैं तो मम्मी पापा के लिए इज्जत दिखाने वाला चीज रहा ही नहीं, ग्रांटेड हो गया कि मम्मी पापा के लिए कौन करेगा, मम्मी पापा तो अपने हैं। लेकिन 6 महीने में एक तो मामा जिसका नाम तक नहीं पता, छोटे मामा नाम है उनका, आई डोंट इवन नो हिज नेम, ही इज छोटे मामा, बट आई स्टिल हैव टू टच हिज फीट, नॉट माई पेरेंट्स फीट। And the second time I realized law of DMU in my life was when my brother had gone to sail. मेरे brother ना merchant navy में है. So if you have any sibling who is living outside and you are living with your parents, you are second class citizen. You have no worth. Zero. मतलब हम बोल रहे हैं आपको, मेरी मम्मी के लिए बहुत बड़ा झटका था जब भैया सेल पे गया था. 6 महीना they have to be on the ship and 6 months. 6 महीना मम्मी कोई फेवरेट खाना बना ही नहीं. अब प्रॉब्लम है कि उसके अकेले का फेवरेट नहीं है, वो मेरा भी फेवरेट है. मम्मी मेरे को ये खाना है, नहीं भैया का फेवरेट है, वो आएगा तब खाएंगे. मैं बोला ये हो क्या रहा है? अपना वर्थ बनाने के लिए मेरे को लगा कि हमको घर छोड़ के कहीं जाना होगा, क्योंकि हम इजीली अवेलेबल हैं. तो लॉ ऑफ डीएमयू हो गया उनको. नोटिस करिएगा कोई दोस्तों के साथ अगर कभी झगड़ा हो जाता है या आपको वो इज्जत नहीं करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करके देखिए, ऑटोमेटिकली क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना. लॉ ऑफ डीएमयू वर्क्स विथ पीपल ऑल्सो. इसीलिए बोलते हैं ना, कीप योर सप्लाई लिमिटेड. ज्यादा किसी के साथ आप मतलब चेप बनने का कोशिश मत करिए. अपना इज्जत अपने हाथ में होता है. तो लॉ ऑफ डीएमयू ही तो बोल रहा है ये. सो सर हुआ क्या, आप आए 1500 रुपया दिए, आपको मजा मिला 3000 का, स्टिल अ गुड डील. हाउ मच आर यू पेइंग एंड हाउ मच आर यू गेटिंग? तो भी तो 1500 का प्रॉफिट है. अब चिराग अपने अंदर का बनिया जगाया, बोला भैया पर प्रॉफिट गिर गया. अरे इन टोटैलिटी तो बढ़ गया. एक बच्चा से 1 महीना पढ़ के उसको कितने का प्रॉफिट आ रहा था, ये दूसरा महीना का प्रॉफिट है. तो 2 महीना का प्रॉफिट कितना, तो बढ़ तो रहा ही है. फिर तीसरा महीना आया जून में. जून में भी 1500 ही देना पड़ा उसको, पर इस बार 2000 हो गया. नीरज बोला हम तो फिर भी जाएंगे, मजा कम हो रहा है तो क्या हुआ, यूटिलिटी गिर रहा है तो क्या हुआ, व्हाट इफ, इट डजंट मैटर. एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग मोर देन आई एम पेइंग, इट डज नॉट मैटर. सो ही बाइज, मतलब ही कम्स टू क्लास फॉर 1 more month. He comes another time, July. And here something very interesting happens. No profit. He comes another month. 1500, 1499. जी 1 रुपये से गिरा, 1 रुपये से. प्रॉफिट की जगह -1 हो गया. आपको मेरे को एडवाइस करना है कि मैं नीरज को बोलना है कि कब रुके, इन विच मंथ ही शुड हैव स्टॉप. दिस इज जून, दिस इज जुलाई, दिस इज ऑगस्ट, दिस इज मे एंड दिस इज अप्रैल. इफ यू वर नीरज एंड यू वर, इट शुड हैव बीन योर लास्ट मंथ. विच शुड हैव बीन योर लास्ट मंथ? समबडी सेइंग ऑगस्ट. अच्छा, अगस्त वालों को पहले रॉन्ग प्रूफ करते हैं. कैसे? What's your total profit? Let us calculate. How much from the first month? Sorry? First month? 2500. From the first month to 2500. From 2 months? 4000. From 3 months? From 4 months? From 5 months? तो भैया ये तो कोई मूर्खी लेगा. 4500 का प्रॉफिट में थे, 1 रुपया कम भी क्यों जाए. तो अब डिबेट होता है जुलाई की जून. द आंसर इज जुलाई. अगर आई जस्ट हैव 4 minutes, then I'll end, I promise. It is the most
common thing that you will ever hear in life, which has been converted into these technical things and etc. You know what they're saying? जितना पैसा दे रहे हो उतना मजा अगर मिले तब तक खाते जाओ. जिस दिन तुमको लगा कि 2200 के बदले 2200 नहीं मिल रहा है, आखिरी महीना होगा. इनफैक्ट जिस महीने 2200 के बदले 2200 मिले, छोड़ देना, वो आखिरी रखना, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है अगला महीना 2200 नहीं आएगा. लास्ट कंजम्पशन होना चाहिए जहां प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी. बोलिए ना. No, the point of satiety, ma'am, we didn't even reach, you know. For that, we had to go so down that mu became 0. That is what, thank you for bringing that up. Point of satiety or satiety is nothing to do with equilibrium. Is where TU is maximum. Ma'am, even after July, my total utility is very much positive and is increasing. In the next month also, if you want to add September 1500, he gets a satisfaction of 1000. His total utility is still increasing. It has not become constant. इसीलिए मैं बोला it's not only utility that you look at. Something can give you utility, but you always have to compare it with price. बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, घुमा के दाम तो देखोगे कि वर्थ है कि नहीं, वसूल पाओगे कि नहीं. सो वेयर डू यू मतलब स्टॉप एज अ कंज्यूमर? वेयर डू यू टेल द पुचका वाला भैया ये आखिरी था? नॉट व्हेन योर स्टमक इज फुल. When you in your head calculate that the next puchka is for 2 rupees, but I am not going to get a satisfaction of 2 rupees, that is when you stop. You are not doing that in your head mentally, but your subconscious is telling you, not worth it. Why do you keep consuming something? For a very simple reason, that marginal utility greater than price. As long as that is happening, it does not matter by what amount. It's like if you saw the last World Cup, Cricket World Cup, which England won. आपने देखा था? Not this one, the last 2019 World Cup. अगर आपने देखा था, every single commentator observed that England played every single game worse than before. They started out as the best team and they ended with the worst performance yet. It didn't matter because even at their worst performance, they were better than the opponent. गिरता हुआ marginal utility irrelevant है as long as आपको price से ज़्यादा satisfaction आए. मैं मानता हूँ कि मेरे पास आप आओगे तो धीरे धीरे मेरे से उपोगे, पर जब तक मैं आपको 2200 से ज़्यादा का satisfaction देता रहूँगा, जब तक आपको लगेगा कि नहीं भैया के पास जाके मॉक देकर मेरे को 2200 से ज़्यादा का satisfaction मिलेगा, आप आते रहोगे. चाहे आपको 2201 रुपए का सेटिस्फैक्शन क्यों ना आ रहा हो, तब तक आते रहोगे. और जिस दिन 2200 के बदले 2200 होगा, उस दिन आप रुक जाओगे. एज लॉन्ग एज द कंज्यूमर इक्वेट्स मार्जिनल यूटिलिटी विथ प्राइस, ही वुड स्टॉप. No, that is what our consumer equilibrium is for a single commodity model. There is a double commodity model that we will do in the next class. And we will discuss this, write it down. So I told you that things will get a little more intense, a little more complicated. थोड़ा सा अब आपका स्टैंडर्ड आप देखेंगे थोड़ा हायर होते जाएगा. And this is just the start. Production, cost, revenue, producer equilibrium are even tougher. So थोड़ा ध्यान दीजिएगा. And we'll meet in the next class. I think that's on Tuesday.